में हम लोगों ने प्लेन मिरर लास्ट वीडियो में देखा, स्फेरिकल मिरर देख लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्रैक्शन में एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट आता है कि इसमें मीडियम चेंज होगा, जो रिफ्लेक्शन के केस में नहीं होता था। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता था कि जब वाइट लाइट या कोई भी लाइट आप किसी प्लेन मिरर पे या स्फेरिकल मिरर पे जब इंसिडेंट करते थे तो रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। अगर कहीं पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है और लाइट वन मीडियम से अदर मीडियम में पास हो रही है, तो उस केस में हमारे पास जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो न करके लाइट अपने पाथ से बेंड होगी। वो बेंडिंग जो होगी वो मे बी टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो सिचुएशन क्या होती है उसका डिस्कशन अपन करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग रिफ्रैक्शन अगर देख रहे हैं तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, व्हेन ए लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द लाइट रे विल बी रिफ्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस की आप बात करो तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा रेज का वो आई, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो जो एंगल फॉर्म करेगी उसको नाम देते हैं आर। सही, ये हमारे पास मीडियम की बाउंड्री, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन आप क्या पढ़ोगे, व्हेन ए व्हाइट लाइट passes from one medium to another medium, the light ray does not follow its original path. It may be bent towards the normal or away from the normal, depends upon the situation. जो इसकी situation होगी फर्स्ट और सेकेंड की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी पासिंग कहाँ से हो रही है, bent towards the normal होगी या फिर away from the normal। तो ये प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस जब कोई लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वन मीडियम से अदर मीडियम में आती है तो उसमें कई सारी चीजें हमारे पास चेंज होके आती है। क्या क्या चेंज होती है उसको भी हमको देखना है। तो इसका एक स्टेटमेंट और आपको लिखना पड़ेगा, व्हेन व्हाइट लाइट passes from one medium to another medium, the speed of light will change, the speed of light will change and wavelength of the light will also be changed, but frequency of light does not change. That means आप क्या बोलोगे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी। कब? when light ray passes from one medium to another medium। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, लेकिन जो नहीं चेंज हो रहा वो है फ्रीक्वेंसी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, इसलिए मैं इसको स्पेशल लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, डज नॉट चेंज। बात समझ में? इसको अंडरलाइन आप कर लोगे, अपने नोट्स में आप लिख लोगे, व्हेन ए व्हाइट लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, सम फिजिकल क्वांटिटी विल चेंज, सम फिजिकल क्वांटिटी में वेवलेंथ आ गई और स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। सही है। अब इसके ऊपर हम लोग को कुछ काम और करने हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है और उसका यूज क्या हम लोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको किसी मटेरियल का डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास है। इसके दो सिंबल होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं कहीं पे n मिलेगा, इंडियन ऑथर्स जितनी बुक में सब में n मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको म्यू मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and speed of light in medium। तो अगर डेफिनेशन की मैं प्रॉपर बात करूं तो डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है भाई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मींस आप ये बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो की स्पीड का रेशियो हमेशा शो करता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में अगर आप देखोगे तो हमेशा क्या रहती है, c का मतलब कितना होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की बात करूं तो उसमें मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया v, दैट मींस कि सबसे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट c होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि एयर मीडियम में ही पॉसिबल है। अगर मीडियम आपने चेंज किया तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल टू पॉसिबल नहीं है। तो यही वो शो करना चाह रहा है कि जो v है दैट इज द नई न्यू स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वैक्यूम है दैट मींस कि आप बोल सकते हो कि सबसे मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट पॉसिबल इन वैक्यूम, दैट मींस एयर मीडियम आप बोल सकते हो। बट अगर मीडियम आप चेंज करोगे, कोई सा मीडियम डालोगे आप, तो उस समय स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज। अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो आप समझ रहे हो कि इसका मतलब वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। सही है। तो पहला टर्म अपने पास होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी अपनी कोई क्वांटिटी नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। ये मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो दैट मींस ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। कौन सी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसकी वैल्यू जो है वो एयर मीडियम में अगर आप ध्यान से देखो तो 1 होगी, क्योंकि एयर मीडियम में इसका रेशियो 1 हो जाएगा। c स्पीड ऑफ लाइट और ये भी स्पीड ऑफ लाइट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस n = 1। तो अगर कोई लाइट रे सेम मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, वैक्यूम मीडियम में, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी सेम होगी। अब इन सब चीजों को यूज करते हुए एक 11th की क्लास में आपने साउंड एंड वेव में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्पीड ऑफ साउंड वेव v = f × लैम्डा। कुछ याद आ रहा है? पीछे को रिकॉल करोगे आप 11th की क्लास, साउंड एंड वेव में टर्म आता है। 9th में भी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। ये होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, लैम्डा इज द वेवलेंथ। याद आया कुछ? अब इसको मैं अगर कंपेयर करता हूं यहां से, तो n = c/v का टर्म है। सपोज दैट मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। दो मीडियम मैंने दिए, फर्स्ट और सेकंड। सही है। तो n1 की अगर मैं बात करूं तो n1 क्या हो जाएगा? n = c/v1 और n2 = c/v2। देखो सही है क्या? दोनों में स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी, केवल चेंज होगा तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर मैं रिलेशन चाहूं तो n1/n2 = c/v1 c/v2। c कैंसिल आउट हो गया, तो n1/n2 = v2/v। देखो सही है। एक रिलेशन हमारे पास डेवलप हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में। इसका मतलब आप इनवर्स के टर्म में बात कर सकते हो। यही से दिख रहा था कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इंक्रीज करोगे, स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज। दैट मींस कि अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ाना चाहोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट c से ज्यादा पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको हमेशा आप इंक्रीज की बात करोगे, इसको डिक्रीज करोगे। अब यहाँ पे अगर मैंने एक फॉर्मेट ये देख लिया, रिलेशन मेरे पास आ गया स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिटवीन, तो इस फॉर्मेट को अप्लाई करके क्या मैं वेवलेंथ का रिलेशन भी डाल सकता हूँ क्या? n1/n2 = f × λ2। frequency of light does not change when light passes from one medium to another medium। तो यहाँ पे आपके पास आ गया n1/n2 = f × λ2 f × λ1। एफ एफ कैंसिल आउट हो गया, तो फिर से हमारे पास एक रिलेशन क्या आ गया? मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। n1/n2 = v2/v1 = λ2/λ1 = a कांस्टेंट। देखो सही है। ये फॉर्मूला अपने काम का है, जो कि तीन चीजों को रिलेट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इसी का इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी और वेवलेंथ भी उसकी डिक्रीज होगी। सही है। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे और एक स्नेल्स लॉ आएगा, उसमें भी इसका यूज आएगा। ठीक है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर दूं। ये बात हो गई हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसका यूज कंटिन्यूअसली होगा इस पूरे ऑप्टिक्स में। वो रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो, हर जगह आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा।
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बगैर लाइट का रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो आता है हमारे पास स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्या बोलते हैं, इनका स्टेटमेंट क्या, पहले वो देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी करवाते हैं, लेकिन मैथमेटिकल रिलेशन कुछ ही हम लोगों को अलग से देंगे। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई विद द एंगल ऑफ आई, स्ट्रेट जाना चाहिए बट मीडियम चेंज हुआ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम आ गया जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। लाइट रे को स्ट्रेट जाना चाहिए बट मीडियम चेंज हुआ, इसलिए लाइट रे स्ट्रेट पाथ ना फॉलो करके सपोज दैट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज और ये रिफ्रैक्शन एंगल, सही है, सब कुछ नॉर्मल के साथ फॉर्म होगा। अब इसमें इनके अकॉर्डिंग क्या था, स्नेल्स के अकॉर्डिंग इनका कहना ये था कि व्हेन लाइट रे passes from one medium to another medium, it does not follow its original path. It can be bent towards the normal or away from the normal, depends upon the situation. But इनका कहना ये था कि साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, मैं लिख भी रहा हूँ साथ में, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर। मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल शुड बी कांस्टेंट। देखो समझ में आया आपको, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या होगा, कैसे होगा, वो बात की बात है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख लो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ when light ray passes from one medium to another medium, it does not follow its original path. It can be bent towards the normal or away from the normal. सही है, it bent towards the normal or away from the normal. फिर कॉमा लगा के लिखो, according to Snell's law, the ratio of sine of incident angle and sine of refraction angle should be constant. Sine of incident angle and sine of refraction angle should be constant. बराबर, ये तो बात हो गई इसके फॉर्मूले की। अगर आपको कोई स्टेटमेंट पूछता है स्नेल्स लॉ का, तो एक डायग्राम, डेफिनेशन और फॉर्मूला, सही है। लेकिन कहीं पे अगर इसको अप्लाई करना पड़े तो कैसे करेंगे? अप्लाई करने का जो वे होता है मैं वो आपको एक बार यहाँ पे बताता हूँ। सबसे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, n1 इनटू साइन ऑफ इंसिडेंट। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू साइन ऑफ r। यही फॉर्मेट देखो बन रहा है, साइन i बाय साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। यहाँ पे मैं इसको शो करूँ तो साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। देखो सही है क्या? ये स्नेल्स लॉ की प्रॉपर्टी है, साइन i बाय साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, और ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड करोगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा। दैट मींस एक बड़ा सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, रिलेशन आ गया सबका, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ये चीज हम लोगों ने स्नेल्स लॉ से एक नया टर्म पढ़ लिया है। इसको अप्लाई करने का तरीका हमेशा आप ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे चल के आप हर जगह स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करोगे। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का वे क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत बार क्रिएट होता है, लेकिन हमको करना क्या है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, एंड सेकंड मीडियम की आप बात करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल सीधा सीधा लिख दोगे। आपको इसके आगे कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट आपको ये देगा, sin i upon sin r is equal to n2 upon n1 is equal to v1 upon v2 is equal to lambda 1 upon lambda 2 is equal to a constant। सही है, तो ये था हमारे पास स्नेल्स लॉ, जिसका यूज पूरे रे ऑप्टिक्स में
अनलिमिटेड टाइम्स होगा। जितने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उस तरीके से हमेशा उसका काम होता है। अब एक जो स्टेटमेंट हम लोग बार बार पढ़ रहे थे कि लाइट रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसको देखने की जगह हमारे पास ये है। इसको मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ, बड़े वाले फॉर्मूले को, केवल छोटे वाले फॉर्मूले को हम लोग काउंट कर रहे हैं। यहाँ देखो मैंने आपको बोला कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। यहाँ पे एक रेयरर और डेंसर का यूज होता है। रेयरर डेंसर का मतलब तो आपको ऐसे हिंदी में पता ही होगा, मीनिंग समझ में आता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ। रेयरर और डेंसर हमेशा एक दूसरे के कंपेयर में होगा। N1 N2 अगर गिवन है तभी आप बोल पाओगे कि विच मीडियम इज रेयरर, विच मीडियम इज डेंसर। विदाउट गिवन वैल्यू के अलावा आप बोल नहीं पाओगे कि ये वैल्यू उसके लिए रेयरर है कि डेंसर है। सपोज दैट N1 इज इक्वल टू आपको 1.5 दिया हुआ है, N2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, N3 इज इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है। तो अगर इसको मैं देखूं तो N1 इज लेस देन N2 दिया हुआ है, दैट मींस इसको क्या बोलूंगा, रेयरर मीडियम है, और ये इसके लिए क्या बेटा, डेंसर। सही है। अब N2 और N3 में अगर आप देखते हो तो N3 क्या हो गया भाई, N3 डेंसर हो गया और N2 क्या हो गया, रेयरर हो गया। मीनिंग समझ में आ रही है कि रेयरर और डेंसर को डिफाइन करने के लिए हमेशा दो को कंपेयर करना पड़ेगा। किसी एक को कंपेयर करके या एक के बेसिस पे आप रेयरर डेंसर कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज को आप ध्यान रखना कि रेयरर और डेंसर का मतलब क्या होगा। ठीक है। अब इसी टर्म को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, N2 अपॉन N1। सपोज दैट मैं ये बोलता हूं आपसे कि N2 इज ग्रेटर देन N1। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, N2 इज ग्रेटर देन N1 का मतलब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, रेयरर टू डेंसर। सही बोल रहा हूं। N2 इज ग्रेटर देन N1 दैट मींस ये रेयरर मीडियम हुआ, ये डेंसर मीडियम हुआ। अगर ये रेयरर और डेंसर हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूं कि N2 इज ग्रेटर देन N1। अब जरा यहां पे आ जाओ मैथमेटिकल टर्म, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इनके रेशियो के बारे में जरा सोचो। इनका रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा कि लेस देन 1 आएगा, भाई ये N2 ग्रेटर है, N1 लेस है, दैट मींस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो I तो हमारे पास फिक्स है, I की जो रेज आपने इंसिडेंट कराया था वो रेज तो फिक्स हो गई किसी पर्टिकुलर एंगल पे। अब R के बारे में आप सोचो कि R अपने आप को कैसे चेंज करे जिससे कि उसका रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो बट ऑब्वियस कि R की वैल्यू अगर आप सेम रखते, ये वाली वैल्यू जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे अगर निकल जाती तो इसका भी इनका रेशियो इक्वल टू 1 हो जाता। लेकिन हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो इसको लेस होना पड़ेगा या ग्रेटर होना पड़ेगा। सोच के देखो आप, इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसको आप लेस करोगे तभी तो इनका रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा ना। तो लेस करने का मतलब क्या हुआ कि लाइट रे बेंड होगी इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मींस मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूं, when light ray passes from rarer medium to denser medium, the light ray bend towards the normal, the light ray bend towards the normal। किस पर्पस के लिए आप समझ गए, इसको बैलेंस करने के लिए, किसको, स्नेल्स लॉ। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि लाइट रे passes from rarer medium to denser medium के बाद denser to rarer, तो क्या होगा भाई, इसका अपोजिट होगा। डायग्राम यहां पे बना हुआ है। अब हो गया आपके पास N1 is greater than N2। N1 is greater than N2 का मतलब क्या होगा कि लाइट रे कहां से कहां पास हो रही है, N1 is greater than N2, denser to rarer। अगर ये denser to rarer है तो फिर से फॉर्मूला लिख दूं भाई मैं, sin i by sin r is equal to N2 upon N1। तो N1 अगर ग्रेटर है तो इसका रेशियो क्या रहेगा, लेस देन 1 होगा। इसका रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होगा भाई इस कंडीशन में। अगर रेशियो लेस देन 1 होगा दैट मींस r को बड़ा होना पड़ेगा या छोटा होना पड़ेगा। r की वैल्यू जब आप इंक्रीज करोगे तभी तो रेशियो 1 से लेस आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, r अगर इंक्रीज होगा तो एक्चुअल पाथ तो इसका ये था, दैट मींस ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी नई सिचुएशन जो r की होगी वो ये हो गया। देखो सही है क्या, इसमें स्टेटमेंट क्या है, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, और ये सिचुएशन क्या थी, रेयर टू डेंसर। तो ये हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर
to denser medium, the light ray bends towards the normal. When light ray passes from denser to rarer, the light ray bends away from the normal. That is the actual situation according to Snell's law. ठीक है, अब इसको हम लोग कई जगह यूज करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, चाहे मीडियम चेंज करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अदर फिजिकल क्वांटिटी विल बी चेंज। अदर फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आ गया भाइयों? वेवलेंथ आ गई, स्पीड ऑफ लाइट आ गई। इन सब चीजों को आप देखोगे तो ये हमेशा चेंज होंगे। सही है, तो ये हमारे पास हो गया स्नेल्स लॉ। अब इसका जो एप्लीकेशन है उसको हमको देखना है। इसका एप्लीकेशन आप देखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं स्नेल्स लॉ के, लेकिन कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल होती हैं और क्या क्या नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि मल्टीपल मीडियम्स अगर हैं, मल्टीपल मीडियम्स हैं और लाइट रे को अगर आप पास करवा रहे हैं, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया और कंटिन्यूअसली ये इंक्रीजिंग है। मैंने यहाँ से कोई पर्टिकुलर लाइट रे को इंसिडेंट कराया और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एयर मीडियम था और यहाँ से लाइट यहाँ पे आ गई, फिर वापस डेंसर मीडियम था, दैट मींस n2 इज ग्रेटर देन n1। फिर यहाँ से क्या होगा, वापस एयर मीडियम में आएगी। फर्स्ट मीडियम कैसा था, एयर, और n1 n2 इज ग्रेटर देन n1। फिर वापस जब एयर मीडियम में आएगी तो मतलब क्या हुआ कि फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेयर हुआ। याद करो आप, डेंसर टू रेयर केस में बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मींस ये फाइनल इसकी इमर्जेंट रेज है। यहाँ पे फर्स्ट की सिचुएशन हुई R1, ये भी आपके पास देखो तो पैरेलल एंगल होगा दोनों का, अल्टरनेट एंगल होगा तो R1 फॉर्म होगा। ये आपके पास हो गया R2, ये R2 होगा तो ये भी R2 होगा और दैट इज द इमर्जेंट एंगल। सही है, दैट मींस कि अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट रे और लास्ट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो मींस आप सिचुएशन बोल सकते हो कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम एयर मीडियम टू अदर मीडियम, फर्स्ट n1 और सेकंड क्या था हमारे पास n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब कंटिन्यूअसली क्या था, डेंसर मीडियम था, उसके लिए इंक्रीजिंग मीडियम था और फाइनली फिर से रेज किसमें आई, एयर मीडियम। तो फाइनली जब रेज एयर मीडियम में आएगी तो फर्स्ट इंसिडेंट रेज के पैरेलल ही बाहर निकलेगी। मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बिटवीन का एंगल क्या होगा, 0। सही है, तो इस केस को भी हम लोग डील करते हैं अलग से, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन भी है कि ये फाइनली कितना लैटरल शिफ्ट शो करेगी। जो रेज को यहाँ से पास होना था वो कितना शिफ्टिंग होके पास होगी। पैरेलल दोनों रेज है, जिस मीडियम से एंटर की उसी मीडियम में जब भी रेज बाहर निकलेगी तो ये कंपलसरी है कि बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना होता है एनसीईआरटी के बेसिस पे कि इसकी शिफ्टिंग कितनी होगी, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले पूरा फिगर आपको समझ में आ गया, एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर टू इन दोनों में डेंसर कौन था, n2, फिर रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ में आ गई।